हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 16 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा प्राधिकरण ने पार्किंग सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अभी जो है नोएडा प्राधिकरण ने पार्किंग सुविधा के लिए नोएडा अथॉरिटी पार्क स्मार्ट नाम से एक एप्लीकेशन विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राहुल सांकृत्यायन की जयंती मनाई गई। इनका जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आपको मार्च 2022 मंथ की उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो करंट अफेयर की पीडीएफ है, हमने इसमें करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। और दोस्तों, पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएम किसान सम्मान निधि वापस करने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शीर्ष स्थान पर रहा? तो जो प्रयागराज है ये जो है पीएम किसान सम्मान निधि वापस करने के मामले में पहले स्थान पर है, उत्तर प्रदेश में जिला। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले बन गए हैं हार्दिक पांड्या। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग द्वारा जीआई टैग दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने पेरियार मेमोरियल समथुवपुरम का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता? तो ये जीता है नीदरलैंड ने, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज कौन बने? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो अभी जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। और ये है कहाँ पर? तो ध्यान रखना है, नई दिल्ली में ये स्थित है। तो दोस्तों, ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो जो एक जिला एक खेल योजना है ये उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूपी सरकार एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद इसी तर्ज पर एक योजना शुरू करने वाली है। किस नाम से? एक जिला एक खेल योजना, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, ODOS योजना। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इस योजना का जो मकसद है वो जो है पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना है और युवाओं को जो है बेहतर स्वास्थ्य की ओर ले जाना इस योजना का मकसद है। इस योजना का उद्देश्य गांव और जिले की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाकर उनको प्रदेश, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है। इन खेलों में हॉकी, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, एथलेटिक्स, कुश्ती, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी और जूडो जैसे खेल हैं। जिलों में इनके लिए खेलो इंडिया सेंटर भी बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है। साथ ही नोट भी आपको करना है कि एक जिला एक खेल जो योजना है वो कौन सी राज्य सरकार शुरू करने जा रही है? तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक जिला एक खेल योजना शुरू करने जा रही है। और किसकी तर्ज पर? तो एक जिला एक उत्पाद यानी उत्तर प्रदेश की जो ODOP योजना है उसी के तर्ज पर जो है इसे शुरू किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होगा।
और हर एक जिले में जो है खेलो इंडिया सेंटर भी इसके माध्यम से बनाए जाएंगे। तो ध्यान रखना है, एक जिला एक खेल योजना उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कब से राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 14 अप्रैल से। 14 अप्रैल 2022 को ग्रीष्म काल के दौरान आग की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में राज्यव्यापी अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। दोस्तों ये जो सप्ताह है अग्नि सुरक्षा सप्ताह, तो इस पर किस बात पर जोर दिया जाएगा? तो इसमें जो है रोकथाम इलाज से बेहतर है, ताकि आग से होने वाले नुकसान को काफ़ी हद तक कम किया जाए। यानी ये जो सुरक्षा सप्ताह है इस पर इसी बात पर जोर दिया जाएगा कि रोकथाम जो है वो इलाज से बेहतर है, यानी आग से होने वाले जो नुकसान हैं उससे जो है काफ़ी कम किया जाए, उससे जो है रोकथाम की जाए, तो उस पर जोर दिया जाएगा। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक ये जो अग्नि सुरक्षा सप्ताह है ये मनाया जाएगा और इसका जो है शुभारंभ चिन्हित करने के लिए अग्निशमक विभाग द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके सरकारी आवास पर फ्लैग पिन भी लगाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अग्नि सुरक्षा सप्ताह की जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश में की जा रही है और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के समय में जो है आग की दुर्घटनाओं को रोका जा सके, इस वजह से जो है इस सप्ताह को शुरू किया गया है। और ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 14 से 20 अप्रैल तक ये जो है अग्नि सुरक्षा सप्ताह आयोजित किया जाएगा। दोस्तों ये जो अग्नि सुरक्षा सप्ताह है इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। जैसे जो आग लगने की मुख्य वजहें होती हैं, जैसे बिजली का शॉर्ट सर्किट, बिजली की ओवरलोडिंग, गैस सिलेंडरों की लापरवाही से जो आग लगती है और उसके इस्तेमाल के बारे में जागरूक किया जाएगा। और इसके साथ ही धूम्रपान आदि पर जो है जागरूक किया जाएगा, जिन कारणों से आग की दुर्घटनाएं होती हैं। तो ध्यान रखना है, अग्नि सुरक्षा सप्ताह जो है ये उत्तर प्रदेश में शुरुआत इसकी की गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की जयंती का आयोजन किया गया। इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में। हिंदी के जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 को हुआ था। हरिऔध का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ था। दोस्तों इनका निधन कब हुआ? तो 16 मार्च 1947 को इनका निधन हुआ। प्रिय प्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये जो है कई बार पूछा भी गया, तो ध्यान रखना है प्रिय प्रवास ये किसका ग्रंथ है? तो ये हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो दोस्तों कई बार आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हिंदी के जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म कहाँ पर हुआ? तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में निजामाबाद नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और ये जो है अन्य बची हुई कुछ रचनाएं हैं। तो ये सभी आपको यहाँ पर इसको पढ़ लेना है। एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है सारी योजनाओं को पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के लातूर में। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं यह बाबा साहेब की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 131वीं जयंती की पूर्व संध्या पर उन्हें समर्पित 72 फुट ऊंची एक प्रतिमा है। किस नाम से? तो स्टैच्यू ऑफ नॉलेज के नाम से जो है इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये जो प्रतिमा है ये कहाँ पर स्थापित है? तो महाराष्ट्र के लातूर शहर में ये जो है प्रतिमा स्थापित है। दोस्तों ये जो प्रतिमा है इसे 35 कलाकारों की एक टीम ने 28 दिनों के भीतर इस प्रतिमा का निर्माण किया, जिसे इस्पात संरचना पर फाइबर का उपयोग करके बनाया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो प्रतिमा है ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के लातूर में ये प्रतिमा स्थापित है। किसकी प्रतिमा है? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये प्रतिमा है। अब दोस्तों प्रतिमाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये कहाँ पर है, तो ये है गुजरात में नर्मदा जिले में। ध्यान रखना है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के नर्मदा जिले में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 182 मीटर ऊंची है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ये किसकी प्रतिमा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। इसके साथ ही ध्यान रखना है कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची जो प्रतिमा है वो कहाँ पर है, तो वो है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा की, जो कि चीन में है। ठीक, ध्यान रखना है चीन में है स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, और उसकी ऊंचाई कितनी है, 153 मीटर उसकी ऊंचाई है। और दोस्तों दुनिया की बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा कहां पर है, तो यह है ग्रेट बुद्ध ऑफ थाईलैंड। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो बैठी हुई, ध्यान रखना है बैठी हुई जो प्रतिमा है इसकी ऊंचाई है 300 फुट। ठीक है, 300 फीट इसकी ऊंचाई है, और है किसकी, तो बुद्ध भगवान की ये प्रतिमा है, कहां पर है, थाईलैंड में। वहीं दोस्तों ध्यान रखना है कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जिसका अभी जो है अनावरण किया गया था, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। और ये किसकी है, तो ये स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित की गई है, और उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 216 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में नर्मदा जिले में सरदार पटेल की प्रतिमा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची है। दूसरे नंबर पर है स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध, जो कि चीन में है, 153 मीटर, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। दुनिया की बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा ग्रेट बुद्ध ऑफ थाईलैंड, इसकी ऊंचाई है 300 फीट। और दुनिया की दूसरी बैठी हुई सबसे ऊंची प्रतिमा स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से 216 फीट। और अभी जो है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज एक प्रतिमा का अनावरण किया गया, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है, और कहाँ पर स्थापित है, तो महाराष्ट्र के लातूर में ये स्थापित है। अब दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित आपको कुछ पॉइंट यहाँ से ध्यान रखने हैं कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी जो है ये कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज और रिगैसिफिकेशन यूनिट होएग ज्वाइंट, ये कहाँ पर पहुंची, तो ये महाराष्ट्र में जो है पहली बार पहुंची। इसके साथ ही खावती ऋण योजना जो है ये कहाँ से संबंधित है, तो ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए हिम प्रहरी योजना किस राज्य में शुरू की जा रही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार हिम प्रहरी योजना को लागू करने के लिए तैयार है। यह योजना खासतौर पर पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है। उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांग रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या है, तो उत्तराखंड के लोगों के प्रवास को रोकना। योजना के तहत उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां प्रवास तेजी से होता है, ताकि लोग रुके रहें, ना कि बाहर किसी अन्य प्रांत या स्थान पर जाएं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हिम प्रहरी जो योजना है वो किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों ये उत्तराखंड से संबंधित है, और इस योजना को जो है किस लिए लागू किया जा रहा है, तो इस योजना को जो है पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए लागू किया जा रहा है। यानी इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, तो इस योजना के अंतर्गत राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में पूर्व सैनिकों को बसाने की प्राथमिकता दी जाएगी। यानी इस योजना के माध्यम से क्या होगा कि जो राज्य से प्रवास हो रहा है, लोग जो है राज्य को छोड़ कर के किसी अन्य प्रांत या अन्य स्थान पर जा रहे हैं, तो उनको रोका जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है प्रवास को रोकने के लिए इस योजना को शुरू किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है हिम प्रहरी योजना कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से ये संबंधित है। अब दोस्तों उत्तराखंड की यहाँ पर बात है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है मैप में उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड जो है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश, और जो हरियाणा है और जो उत्तराखंड है इसके बीच में है यमुना रिवर। यानी यमुना रिवर के माध्यम से जो है उत्तराखंड और हरियाणा ये सीमा साझा करते हैं। दोस्तों उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, तो देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, तो गुरमीत सिंह उत्तराखंड के गवर्नर हैं। दोस्तों उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है। इसके साथ ही दोस्तों ध्यान रखना है उत्तराखंड से संबंधित कि उत्तराखंड में जो है
क्या है भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान? नाम क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों वर्तमान में इसका जो नाम है वो चेंज किया जा रहा है और इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित कुछ और राष्ट्रीय उद्यान हैं, वो कौन कौन से हैं? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, केदारनाथ राष्ट्रीय उद्यान और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं उत्तराखंड से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो ये किससे दिया गया? तो ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बी और सी दोनों, भूषण कुमार और कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चंडीगढ़ के डॉक्टर भूषण कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में और गुजरात के सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को संस्थागत श्रेणी के रूप में जो है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। ये जो सम्मान है 13 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में संपन्न हुए एक समारोह के दौरान दिया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो व्यक्तिगत श्रेणी में अगर पूछा जाए तो आपका हो जाएगा भूषण कुमार, जो कि चंडीगढ़ के एक डॉक्टर हैं, और संस्थागत श्रेणी में अगर देखा जाए तो फिर हो जाएगा क्या? कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट को। दोस्तों ये जो अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार, इसके बारे में अगर देखें कि ये जो पुरस्कार है ये किसे दिया जाता है, तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये हर साल दिया जाता है और इसकी जो स्थापना है वो गांधी मेमोरियल लेप्रेसी फाउंडेशन द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गांधी मेमोरियल लेप्रेसी फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना की गई। और दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने बीमारी और इससे जुड़े पूर्वाग्रहों से लड़ने के लिए अथक प्रयास किए हैं। यानी कुष्ठ रोग से संबंधित पीड़ित व्यक्तियों या फिर जो है कुष्ठ रोग से संबंधित जो है जिन्होंने अथक प्रयास किए हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को या संस्था को यह पुरस्कार दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा हमारा देश भारत, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में 16 देशों की 22 टीमें भाग लेंगी। दोस्तों इसमें भाग लेने वाले देश कौन कौन से हैं? तो बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, बुरुंडी, इंग्लैंड, हंगरी, मॉरिशस, मैक्सिको, नेपाल, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे। और इसके साथ ही इसमें भारत भी शामिल होगा। स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन के बीच साझेदारी के अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में विश्व बैंक, आईसीसी और ब्रिटिश उच्चायोग भी सहयोग करेगा। तो ध्यान रखना है कि भारत जो है ये वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसमें कितने देश भाग लेंगे? तो 16 देशों की 22 टीमें इसमें शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस जो है ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को वैश्विक स्तर पर विश्व कला दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में सभी लोगों के लिए रचनात्मकता, नवाचार और सांस्कृतिक विविधता को पोषित करने वाली कला के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को जो है किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट IAA के द्वारा घोषित किया गया था। और IAA है क्या? तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट यूनेस्को के साथ आधिकारिक साझेदारी में काम करने वाले एक गैर सरकारी संगठन है। तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि हर साल वैश्विक स्तर पर विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो ये जीता है आर प्रज्ञानंद ने, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है आर प्रज्ञानंद जिन्होंने रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। 16 वर्षीय हैं शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद जिन्होंने आइसलैंड के रेकजाविक में प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है।
दो भारतीय खिलाड़ियों के बीच खेले गए फाइनल में आर प्रज्ञानंद थे, जिन्होंने फाइनल राउंड में हमवतन GMD गोकीज को हरा करके प्रतियोगिता जीती थी। यानी ये जो आर प्रज्ञानंद हैं, इन्होंने भारत के डी गोकीज को हराया है इस प्रतियोगिता में। आर प्रज्ञानंद ने 4 अन्य जीत भी दर्ज की, जिसमें अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा पर एक जीत शामिल है, जो पिछले साल 12 साल और 4 महीने की उम्र में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अभी जो है आर प्रज्ञानंद ने रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। एज अगर पूछी जाए तो ये 16 वर्षीय हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इकबाल सिंह लालपुरा। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है इकबाल सिंह लालपुरा, जिन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। केंद्र सरकार ने पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त IPS अधिकारी इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया। लालपुरा, जिन्हें पहली बार पिछले साल सितंबर में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन रोपड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की वजह से जो है इन्हें इस पद से इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन वो इस चुनाव को हार गए और उन्हें जो है फिर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इकबाल सिंह लालपुरा को। तो दोस्तों ये थे 16 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, ये जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये बन गया है इक्वाडोर। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, किस राज्य की शाही लीची को GI टैग दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है ओडिशा, बी है हरियाणा, सी है राजस्थान और डी है बिहार। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।